हेलो। तो आज हम जो सेल जो चैप्टर है जिसमें यूनिट ऑफ लाइफ और जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, पूरी जो यूनिट है सेल की उसके PYQs करेंगे। और जेनेटिक्स जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो पूरी जेनेटिक यूनिट है जो हमें दे रखी है लैब असिस्टेंट के लिए, जो सिलेबस है उस जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसके PYQs हम लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो देखते हैं। द सेल वाल ऑफ फंजाइज कंपोज्ड ऑफ, तो फंजाई जो है उसकी सेल वाल जो है किससे बनी हुई होती है बताओ? काइटिन से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं। द प्रिंसिपल इन विच द जीन पूल यानी टोटल जीन एंड दियर एलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट वाज गिवन बाई, यानी जो जीन पूल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो प्रिंसिपल है किन्होंने दिया था? ये दिया था हार्डी बीनबर्ग ने दिया था। ठीक है, वैसे ये एक्चुअल में इकोलॉजी का है। ठीक है, इकोलॉजी चैप्टर का है ये, लेकिन हम यहाँ जीन से रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ देख लिया ये। ठीक है, हाँ, ये जेनेटिक्स का ही है। पायरिमाइडिन्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, तो एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यूरेंस, और दूसरे होते हैं पायरिमाइडिन्स। तो प्यूरेंस कौन से होते हैं? AG, एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमाइडिन्स क्या कौन से होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो यहाँ पूछा है पायरिमाइडिन्स कौन से हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। तो पायरिमाइडिन्स पूछा, तो पायरिमाइडिन्स साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन है। साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन है तो पहला ही आंसर हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं और भी। तो इसमें एडेनिन दे रखा है जो प्यूरेंस है, ग्वानिन भी प्यूरेंस है, एडेनिन भी प्यूरेंस है, तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, वैसे आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, जो प्यूरेंस होती है ये टू रिंग स्ट्रक्चर होती है, और पायरिमाइडिन्स जो होती है वन रिंग। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये सेल यूनिट का है। एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड, यानी कि हमने पढ़ा था सेल साइकिल में G1M, G1S, G2M ये फेज होती हैं। ठीक है, तो ये जो तीन फेज हैं, ये M फेज है, और ये तीनों जो फेज हैं ये इंटर फेज होती हैं। ठीक है, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अभी यहाँ नहीं करेंगे। अगर सेल G1 फेज में नहीं एंटर करती है तो वह एग्जिट हो जाती है, तो वह डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर G1 से एग्जिट हो जाएगी तो वह किस फेज में जाएगी? तो वह जाएगी G0 फेज में। इस G0 फेज को ही क्या बोलते हैं? क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, G0 फेज। तो देखते हैं इसमें लेप्टोटीन ये किसके हैं? ये तो म्यूसिस के हैं ये फेज। तो ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोफेज फर्स्ट में आती हैं, प्रोफेज की भी फेज है ये, है ना। M फेज ये तो माइटोटिक फेज है, ये भी नहीं होगा, तो क्यूसेंट स्टेज है। वैसे भी C ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ RNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को रीड करने के लिए कौन सा RNA है? तो देखो, हम जानते हैं ये mRNA था जिस पर क्या लिखे हुए थे? कोड लिखे हुए थे। ठीक है, तो इन कोड्स को कौन पढ़ने का काम करता था? इनको पढ़ने का काम करता था tRNA। तो जेनेटिक कोड पढ़ने का काम कौन करता है? tRNA करता है, tRNA है। mRNA क्या करता है? उस पर जेनेटिक कोड होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, यानी प्रोटीन कैसे बनेगी वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, और उस इन्फॉर्मेशन को
यानी कि जेनेटिक कोड के रूप में होती है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का, रीड करने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है। और एचएनआरएनए क्या होता है? ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। ये क्या है? एमआरएनए का ही प्रीमैच्योर रूप होता है। ये एचएनआरएनए ही कन्वर्ट होता है। इसमें जो इंट्रॉन है उनको कट करके हटा दिया जाता है, स्प्लाइसिंग होती है, फिर एमआरएनए बनता है। ये प्रोसेस हमने देखी थी डिटेल में, ठीक है, जेनेटिक में। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं। यानी प्रोटीन बनाते हैं ये, है ना। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं आरआरएनए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट अबुंडेंट आरएनए इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में कौन सा आरएनए मिलता है? तो कौन सा मिलता है? आरआरएनए, अभी बता दिया था मैंने। एमआरएनए तो सबसे कम मिलता है, क्योंकि एमआरएनए तो केवल क्या काम करता है? अपना जो है इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, बस। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका। इस इन्फॉर्मेशन के जरिए प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? आरआरएनए करता है, जो लगभग 80 to 85% होता है, ठीक है। ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है, ठीक है। और एमआरएनए कितना है? 3 to 5% होता है एमआरएनए। ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। और टीआरएनए क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। तो ये लगभग 10 to 15% के लगभग होता है ये। एमआईआरएनए मतलब माइक्रो आरएनए है, ठीक है। समझिए ये बात। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरएनए सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द डाईहाइब्रिड फिनोटाइप रेशो वाज। डाईहाइब्रिड यानी कि जिसमें दो अलग अलग जो गैमिट्स बन रहे हों, ठीक है। तो उसमें क्या था? देखो, आर से राउंड था, वाई से येलो, राउंड येलो, ये डोमिनेंट है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये क्या है? ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है। और जब अगर हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं, यानी कि डाई हाइब्रिड, दो हाइब्रिड है इसमें, तो ये जो है डाई हाइब्रिड है। इसका जब इससे सेल्फ क्रॉस करवाएंगे हम, तो हमें जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो रेशो मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमेशा जो है फिनोटाइप रेशो 3:1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 9 तो पूरी तरह डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट यानी राउंड एंड येलो, है ना। उसके बाद जो है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और लास्ट में रिसेसिव। ये डिटेल में हमने देखा था, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट 9 होंगे। तो डोमिनेंट क्या है? राउंड एंड येलो है। तो देखो, राउंड एंड ग्रीन 9 नहीं हो सकते फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब देखने में, अपीयर होने में। तो 9 राउंड एंड येलो हाँ हो सकते हैं। 3 राउंड एंड ग्रीन यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ओके, 3 जो है रिंकल्ड एंड येलो, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, ठीक है। 1 क्या होगा? रिसेसिव होगा टोटल, यानी कि एक रिंकल्ड है एक ग्रीन है, यानी कि ये बिल्कुल रिसेसिव है। तो फिनोटाइपिक रेशो ये होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर डायरेक्ट फिनोटाइपिक रेशो पूछे, तो यही इसका आंसर होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशो ये है। और मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप पूछे, तो मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा? 3:1 होगा। और जीनोटाइप बता देता हूँ मैं। जीनोटाइप क्या होगा डाई हाइब्रिड में? देखो, ये याद रखना, 121, इसका दोगुना क्या होगा? 242, फिर से 121, बस 1:2, फिर इसमें रेशो का साइन लगा देते हैं। ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। और इसका जो है मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1, ठीक है, ये होगा। समझे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द सिंड्रोम इन द कॉलम फर्स्ट विद कैरियोटाइप। कैरियोटाइप से मतलब सीधी सी बात है न्यूक्लियस से रिलेटेड है ना। न्यूक्लियस मतलब डीएनए, सीधी सी बात है। तो यहाँ डीएनए या क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो यानी क्रोमोसोम के अंदर जो
डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, वो देखने कॉलम सेकंड के साथ मिलाना है। तो कौन सा जो है आंसर नॉट करेक्ट है, मैच नहीं हो रहा है। तो देखो हमने हमारे एनसीईआरटी में और जो सिलेबस में है वह क्या है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो हमने पढ़ लिया है, और टर्नर सिंड्रोम है, और क्लाइनफेल्टर है, ये है, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ एडवर्ड सिंड्रोम जो है उसमें भी ट्राइसोमी होती है, लेकिन 18th क्रोमोसोम पर होती है, तो ये बात तो सही है। और पटाउ सिंड्रोम जो है उसमें ट्राइसोमी होती है 13th क्रोमोसोम पर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था 21st जो क्रोमोसोम है उस पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी से मतलब जैसे एक क्रोमोसोम में एक पेयर बनता है जीन का, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 हो गई, एक 2 की जगह 3 हो गई, तो 3 बन गई एक के, तो इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह क्या होता है, वह फीमेल्स के अंदर होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स और एक जीरो होता है, 44 प्लस एक्स जीरो, यानी कि एक जो है एक्स क्रोमोसोम नहीं बन पाता, 4 नहीं हो पाता। या फिर इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक एक्स जो है फीमेल में 2 एक्स होते हैं, लेकिन एक एक्स जो टर्न होकर के 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक्स 0। तो टर्नर सिंड्रोम में ट्राइसोमी नहीं होती 21st पर, 21st में ट्राइसोमी तो डाउन सिंड्रोम में होती है। तो यही जो है गलत है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल के अंदर होता है, इसमें जो है एक एक्स जो है बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, तो उसके कारण जो मेल के अंदर क्या है, कुछ फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट का एनलार्ज हो जाना है ना, और इनफर्टाइल तो होता है ये भी इनफर्टाइल होता है फीमेल टर्नर सिंड्रोम की, और क्लाइनफेल्टर का जो मेल है वह भी इनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये है हमारा, है ना, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम होगा, ये आपको याद रखना बस, टर्नर, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, ये मेन है 3, है ना, ठीक। उन्हीं से क्वेश्चन हो जाएंगे। हाईली रिपीटेटिव डीएनए इज सीन इन, ठीक है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, है ना, लेकिन ये वैसे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 2016 का ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है। तो टीलोमियर जो होते हैं ना उनमें भी रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, ये टीलोमियर खुद से। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए ये होते हैं स्मॉल टेंडम रिपीट, एसटीआर होते हैं ये, है ना। और सेंट्रोमियर जो होते हैं इन पे भी जो है रिपीटेटिव यूनिट होती हैं, ठीक है, जैसे AGG ऐसे कुछ। तो इन तीनों पर तो होती है, लेकिन क्लोनिंग ऑफ डीएनए ये कोई क्या है, डीएनए की आप इसी से भी कर सकते हैं। तो क्लोनिंग ऑफ डीएनए क्या है, ये एक टेक्निक है, ना कि डीएनए की कोई रिपीटिशन होना इसमें क्लोनिंग ऑफ डीएनए एक टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक है। तो इसको हटा करके बाकी सारे सही होंगे। तो ABC ये तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, समझे। ये नहीं भी आ रहा है ये वाला समझ में, तो ये आउट ऑफ सिलेबस, अभी जो सिलेबस आया हमारा उस हिसाब से, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। इन ए देखो, ये मैंने जेनेटिक जो कोड है बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप देखना, है ना, उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे जेनेटिक कोड का, ठीक है, कहीं से भी आया हो। इफ़ ए 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोड फॉर एन अमीनो एसिड इंस्टीड ऑफ 3, थ्योरेटिकली हाउ मैनी, 3 के तुलना में इंस्टीड ऑफ 3 थ्योरेटिकली हाउ मैनी यूनिक अमीनो एसिड कोड बी कोडेड बाय सच सिस्टम। मतलब अभी तक हमने जो निकाला था थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो प्रूव हो चुका है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, सेट है, वह क्या है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एक अमीनो एसिड के लिए। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम सीक्वेंस में 4 जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड का अगर सीक्वेंस ले लेते हैं, तो वह कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो देखो, अगर हम 2 का सेट 1 का सेट लेंगे, 1 करेंगे तो 4 to the power 1 कर देंगे, यानी कि 4 ही होंगे।
अगर हम 2 का सेट लेकर के बनाएंगे AU करके, तो कितने न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएगा? 16 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएगा। और अगर हम 3 के सेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे। और अगर हम 4 के सेट में लेंगे तो 4 टू दी पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 256 अमीनो एसिड। ठीक है, इसको पावर को करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 256 फर्स्ट हो जाएगा इसका। समझिए कैसे हुआ? ये मैंने डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। आप जो सेकंड लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जेनेटिक्स का, उसको आप देख लीजिए, बीच से ही देख लीजिए, जेनेटिक कोड वाला देख लीजिए बस। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये समझ में आ जाएगा जेनेटिक कोड। Which of the following is most likely inheritance pattern in pedigree given below? तो देखो इस पेडिग्री को हम कैसे समझे बताओ? इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं है, सारे के सारे जो खाली दे रखे हैं इसमें। ठीक है, कोई देखो ये होता है मेल का, ये जो है फीमेल का होता है। ठीक है, ये होता है अफेक्टेड, अगर इसको हम बिल्कुल बॉक्स ब्लैक कर दें, अफेक्टेड मेल। और अगर इसको ऐसे बिल्कुल पूरा भर देते हैं गोला तो अफेक्टेड फीमेल। और अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये क्या है? कैरियर बन जाता है। ठीक है, तो ये कैरियर होते हैं। तो इसमें तो कुछ दिखा नहीं रखा कि कौन कैरियर है कौन अफेक्टेड है, तो हमें इसमें तो इसको देख करके अभी अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको ये जो ऑप्शंस है उनको मैं समझा देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल अगर कोई डिसऑर्डर है वह क्या होता है? वह फीमेल्स टू फीमेल्स में, यानी कि मदर टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, मदर टू चिल्ड्रन में, है ना, जो भी बच्चे हैं उनमें मदर्स से जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रियल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है हमारे अंदर भी जो है माता का ही 101% मैच खाता है केवल, क्योंकि पिता से हमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलती है। एक्स लिंक्ड कौन से होते हैं? जो फीमेल के अंदर होते हैं, फीमेल एक्स से लिंक्ड होते हैं, फीमेल और मेल पर होते हैं, जिनमें फीमेल जो होती हैं, माता जो होती हैं, वे कैरियर भी हो सकती हैं अगर उनके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है, और अफेक्टेड भी हो सकती हैं फीमेल के अंदर अगर उनके दोनों एक्स पर जो है वह जीन जो है लिंक्ड है। और फादर के पास एक्स वाई है तो एक ही अगर एक्स पर अगर वह जीन है लिंक्ड है तो ये क्या है? फादर अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? जो ऑटोसोमल होती है, यानी कि ये तो क्या है? गैमेट, मतलब गैमेट्स से होता है, रिप्रोडक्टिवली फैलता है, यानी कि जनरेटिव है ये। और ये जो हमारी जो अदर सेल्स हैं गोनाड सेल्स के अलावा, उनके द्वारा फैलता है ये जो डिसऑर्डर जेनेटिक। तो ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है? कि ये रिसेसिव है, रिसेसिव जो ट्रेट्स हैं, रिसेसिव जो एलील हैं, वो जब मैच करती हैं तब ही होता है ये। तो ये क्या है? इनमें जनरेशन का गैप होता है। ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स से डायरेक्ट अपने बच्चों में आ जाए तुरंत, हो सकता है उनके छोटे भाई में आए, बहुत छोटे भाई में आए, मतलब इसके चांस कम है, या फिर अगले जो है अगली पीढ़ी में आ जाए। लेकिन ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है तो वह अपने चिल्ड्रंस के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल। ठीक है, तो देखो एलेनिन, अभी आप ये थोड़ा सा बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड हैं, उन सबको आपको याद करना पड़ेगा, और साथ में उनके जो है कौन से अमीनो एसिड को कौन कोड कर रहा है। जैसे मैंने कुछ एक याद है मुझे, ठीक है, जैसे GC है, GC के बाद कुछ भी आई, AI, GC, UI, GC और GI, है ना, GC, CI। तो GC के बाद ये चारों आ सकते हैं कोई भी,
तो ये जो है जीसी याद रख लो बस, ये किसके लिए होता है, एलेनिन के लिए होता है, ठीक है। और प्रोलिन किसके लिए होता है, सीजी के लिए होता है ना। और एस्पार्टिक एसिड और एक होता है प्रोलिन के लिए जो होता है सीसी होता है, सीसी से स्टार्ट होता है, सीसी के बाद कुछ भी आ सकता है, CCU, CCC, CCG। तो इसका जो है ये डाटा से हो पाता है, एनसीईआरटी में एक टेबल है वो याद करनी पड़ेगी। तो इसका जो रॉन्ग है ना वो ये है, अगर आपको कुछ एक याद है तो उनसे हो सकता है हो जाए आपको ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। एस्पार्टिक एसिड का GAC एंड GAG होता है, GAG है ना, और GAA और GAU जो होता है ग्लूटामिक एसिड का होता है ना। और AC ACU, ACC, ACG, ACA, ये सारे के सारे क्या हैं, थ्रियोनिन के होते हैं। AC के बाद ये याद रखना है, कुछ एक है ना, कुछ एक याद है। तो इसका जो है राइट आंसर ये होगा। प्रोलिन के लिए ये सही मैच नहीं है, ठीक है। फिर भी ये आपको इतना याद नहीं करना भले ही, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो याद करने की है। आपको जो है 2018 के बाद के क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल इजीली, ठीक है। केवल ये 2016 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल से हैं इसमें, मतलब बहुत डीप है, जो अननेसेसरी है वो भी। अब ऐसे सारे कोड याद करने थोड़ी बैठेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो मेन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको तो देखते ही हैं। ए प्लांट ऑफ जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, इज सेल्फ्ड फिनोटाइप रेशो ऑफ F2 जनरेशन वुड बी। तो देखो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप रेशो, हमने फिनोटाइप रेशो ध्यान रखना। मोनो हाइब्रिड के लिए क्या बताया, 3:1। डाई हाइब्रिड के लिए 9:3:3:1, ठीक है। ऐसे बात, ये मेनली दो ही हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड, देखो तो इसके अंदर देखो केवल एक ही हाइब्रिड है बी वाला, तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है, मतलब उनका इस जीनोटाइप में केवल एक ही डिफरेंस है। तो हम अगर इसके गैमेट्स निकालें तो 2 to the power n होता है, n मतलब नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ ये सीक्वेंस में कितने डिफरेंस है, मतलब जीनोटाइप में कितने डिफरेंस है इसमें। तो इसमें केवल एक ही है अलग, तो इसको 2 to the power 1 करेंगे तो 2, यानी कि 2 ही गैमेट्स बनेंगे इसके। कौन से बनेंगे, 2 ही गैमेट्स, A B C एंड A स्मॉल b c, ये 2 बनेंगे। इनको जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो आप करवा के देख लेना, 3:1 आएगा। और आप नहीं भी देखें तो सीधी सी बात है, ये आपको पता है ये मोनो हाइब्रिड है, यानी एक ही है इसके अंदर हाइब्रिड, जो गैमीट है एक ही गैमीट हाइब्रिड है। तो मोनो हाइब्रिड है तो 3:1 होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर यहाँ डाई हाइब्रिड होते, A स्मॉल a B स्मॉल b कैपिटल C, तो यहाँ कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड हैं, तब इसके जो फिनोटाइपिक रेशो बनता वह क्या बनता, 9:3:3:1 ये बनता, ठीक है। तो ये होगा, ये कैसे होगा एक बार मैं चलो बता देता हूँ आपको। इसके हमने गैमीट बनाए, कितने बनेंगे, A B C और स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b C, इनका क्रॉस इन्हीं से करवाएंगे, A B C करवाओ। देखो A B C A कैपिटल B स्मॉल b C, इधर A कैपिटल B स्मॉल b C, इधर A स्मॉल b C। तो देखो ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट हाइब्रिड है लेकिन डोमिनेंट है, ये पूरा डोमिनेंट है, यहाँ हाइब्रिड है लेकिन ये डोमिनेंट है, लेकिन ये क्या है, यहाँ रिसेसिव है। तो 3:1 हो गया ना फिनोटाइप, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, तो 3:1 हो गया ना फिनोटाइप, ठीक है।
और जीनोटाइप क्या हो गया, देखो ये केवल एक ही प्रकार का है तो वन, और ये ऐसे कितने हैं, ये और ये दोनों सिमिलर है ना, सेम है, तो इज टू और ये बिल्कुल डिफरेंट है, इज टू वन, तो जीनोटाइप ये होगा। मैंने बताया था ना, तो आपको तो बस वो याद रखना है, फिनोटाइप जीनोटाइप अगर मोनोहाइब्रिड है तो क्या होगा, डाईहाइब्रिड। तो और आप अगर लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली हो जाते हैं, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिख लिए थे, ये PYQs नहीं है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, हम जानते हैं फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड की नहीं बनी होती, कार्बोहाइड्रेट की नहीं, काइटिन की तो सेल वॉल होती है किसमें, फंजाई में, ठीक है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने दी की, ल्यूएन हुक, एंटोन वॉन ल्यूएन हुक ने की थी, या फिर GN रामचंद्रन ने की थी, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर स्लेडन ने, तो वह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूएन हुक जो थे ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था, ठीक है। GN रामचंद्रन ने, इन्होंने क्या दी थी, प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। स्लेडन ने क्या है, ये क्या एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने सेल थ्योरी में योगदान दिया था, ठीक है। हु गिव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, ठीक है। सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ, दोनों में सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात है राइबोसोम, 70S प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है माइक्रोप्लाज्मा। ये केवल एक ऐसा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही होती है माइक्रोप्लाज्मा के अंदर। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे जो है बनी हुई होती है एल्गी की सेल वॉल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किससे बना हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है ना, वैक्यूल्स है ना, और बेसिकल्स, लाइसोसोम, इनसे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड DNA फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो 70S जो राइबोसोम्स हैं वह मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और DNA कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सिंगल होता है, एक डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एल्यूरोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ, जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड है, वो 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो फूड स्टोरेज करता है, ल्यूकोप्लास्ट में भी एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट है ना, वो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट है ना, वो होते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, एल्यूप्लास्ट का स्टोरेज करता है ऑयल का। काइनेटोकोर इज अटैचमेंट साइट ऑफ किसकी, स्पिंडल फाइबर की, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट साइट है। जैसे ये जो है ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप की ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर होते हैं। यहीं पर क्या स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, एक ऐसे होती है इधर, या स्पिंडल है, और दूर दूर लेकर के जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। तो सेल के मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवा दिए, और PYQs तो हैं जो करवा दिए। थैंक यू। कुछ कमी लगी हो तो बताएं, अन्यथा देखते रहें और कुछ कमेंट करें, लाइक कर दें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।